गुरुदेव जी को सादर प्रणाम करते हुए आज की फेसबुक लाइव प्रोग्राम में सभी मित्रों का सादर अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वो न्यायशील रोजगार व्यवस्था है। राष्ट्रीय व्यवस्था में रोजगार की क्या व्यवस्था होना चाहिए, इसके बारे में विस्तृत जानकारी गुरुदेव जी द्वारा अभी हम लोगों को सुलभ कराया जाएगा। तो आइए सभी मित्रों जल्दी इस प्रोग्राम में जुड़ जाइए और गुरुदेव जी को इसको सुने। तो गुरुदेव जी को अनुरोध करता हूं कि आज का कार्यक्रम को शुरू करें। नमस्कार। न्याय धर्म सभा के आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सभी एनडीएस से संबंधित सदस्यगण और अन्य लोग रविवार को रात्रि 8 बजे इस लाइव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया करें और ऑनलाइन हो जाया करें, ताकि हम लोग सीधी बात कर सकें और आप तक न्याय स्थापना अभियान का कार्यक्रम पहुंचा सकें। न्याय धर्म सभा द्वारा संचालित ये कार्यक्रम भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए जरूरी है और बहुमूल्य भी है। आज पुनः आपसे एक नए विषय के साथ हम मुखातिब हैं और अभी पिछले रविवार को जो विषय था वो न्यायशील शिक्षा व्यवस्था पर था। उसका हमने आपको कुछ संक्षिप्त और सारांश रूप में बिल्कुल आपको परिचय दिया था। कुछ आज उसी प्रकार का या उसी से संबंधित या उससे अगला विषय जो उससे जुड़ा हुआ ही है वो है न्यायशील रोजगार व्यवस्था का। ये भी अतिशय महत्वपूर्ण विषय है। इसमें मानवीय समस्त जरूरतों की पूर्ति करने की सामर्थ्य है। यदि रोजगार व्यवस्था न्यायशील हो तो इसमें दो मत नहीं है कि समाज का प्रत्येक सदस्य और राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक बेरोजगारी और गरीबी जैसी विकट परिस्थितियों का सामना नहीं करेगा। न्यायशील रोजगार व्यवस्था वास्तव में इतनी महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की पूरी जीवन धारा वास्तव में इसी पर निर्भर है। यदि व्यवस्था रोजगार की न्यायशील नहीं है तो अधिकांश लोगों की बेरोजगारी और गरीबी कभी समाप्त नहीं होगी। और इसको दूसरी तरह से भी देखें कि यदि समाज अथवा राष्ट्र में मनुष्यों के बीच बेरोजगारी और गरीबी जैसी परिस्थितियां दिखाई दें
तो आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि आपकी सामाजिक अथवा राजनैतिक व्यवस्था न्यायशील नहीं है, रोजगार नीति न्यायशील नहीं, आर्थिक नीति न्यायशील नहीं, तो उसका एक ही हल हुआ कि न्यायशील रोजगार व्यवस्था अपनाई जाए। अब लोग कहेंगे कि गरीबी तो हजारों वर्षों से, बल्कि लाखों वर्षों से भी हो सकती है, बेरोजगारी भी ऐसी ही है। लोग कहते हैं कि महाभारत काल में भी बेरोजगारी थी, गरीबी थी। सुदामा की गरीबी जगत विख्यात है। तो जब मुख्य लोगों में इतनी गरीबी पाई जा सकती थी, तो आम जनता के हालात क्या रहे होंगे? सुदामा की धोती फटी सी लटी दुपटी और उपाना की नहीं सामा। एक ऐसे व्यक्तित्व का वर्णन हो रहा है, कैसे चरित्र का वर्णन हो रहा है, कैसे व्यक्ति का वर्णन हो रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि उस व्यक्ति को कपड़े सुलभ नहीं है। एक धोती पहन रखी है, वो भी फटी सी, एक गमछा ले रखा है, वो भी लटा सा है, माने पुराना सा हो गया, बहुत खराब है हालत उसकी। तो धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाना की ने, पैरों में पनही माने जूते पहनने की सामर्थ्य नहीं। और द्वार खड़े द्विज दुर्बल देखी, बता अपन नाम सुदामा। अब ये देखो, द्विज जो है सुदामा, वो अपना नाम सुदामा बता रहा है, और रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, वो चकित है राजमहल को देख के। तो एक तरफ तो आप महासमृद्धि देखते हैं और दूसरी तरफ महादरिद्रता देखते हैं। ये समाज का कौन सा प्रारूप है? लोग कहेंगे कि ये तो भगवान देता है अमीरी अथवा गरीबी। नहीं, भगवान तो सिर्फ सीधे सीधे पंचतत्व देता है। ईश्वरीय रचना इस संसार में पंचतत्वों की रचना करती है। पंचतत्वों के द्वारा सभी प्रकार की जड़ वस्तुएं, वृक्ष, वनस्पति, पशु, पक्षी और मनुष्य क्रमबद्ध रूप से सांस्कारिक प्रक्रिया के द्वारा बनते रहते हैं। ईश्वर किसी को न कोई चीज कम देता है न ज्यादा। पंचतत्व सर्वत्र सबको समान रूप से उपलब्ध है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो जब ये, और सदा से ये उतने ही, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई अरबों वर्षों से उतनी, समुद्र की सब परिस्थितियां उतनी हैं, पानी भी है, पृथ्वी भी है, सब बात है, सब भरा पड़ा है, कोई चीज कम नहीं है। वायुमंडल सब अरबों वर्षों से कहो उतना ही हो। अनंत अनंत आकाश सदा से उतना ही है। आकाश का तो आप कोई पैमाना ही नहीं निकाल सकते कि कहां से कहां तक है। तो ये तो सब अनंतता में है, और ये पांचों तत्व तो अनंतता में है। आप ऐसा मत समझना केवल आकाश अनंतता में। ये सब आप एक गोला पृथ्वी का देख रहे हैं, ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों और खरबों और महाखरबों, ये सब आप ऐसा गिनते रह सकते हैं। इस ब्रह्मांड में आपकी गिनती की किसी भी संख्या से भी ज्यादा, आप जितना तक गिनती सोच सकते हैं उससे भी बहुत ज्यादा गोले इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं।
अब कितना गोला चाहिए आपको पृथ्वी का? अभी भी आप कह रहे हैं सीमित साधनों का विज्ञान अर्थशास्त्र है। सीमित कौन सा साधन है भाई? हमको तो आज तक ये बात बड़ा विस्मय पैदा करती है। जब अर्थशास्त्र को हम पढ़ते हैं वो सीमित साधनों का विज्ञान बताया जाता है। कुछ भी सीमित नहीं है। ऐसी अरबों खरबों पृथ्वियां हो सकती हैं आपके ब्रह्मांड में। आकाश गंगाएं ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगाएं हो सकती हैं। एक आकाश गंगा में ही अरबों खरबों तारे हैं, और ऐसी अरबों खरबों आकाश गंगाएं हो सकती हैं। इस घनघोर असीमता, अनंतता और बाहुल्यता आपको पाठ पढ़ाया जाता है ससीमता का। बहुत थोड़ा है सब। रोजगार कहाँ है? संसाधन कहाँ है भाई? संसाधन कहाँ से देगी सरकार? एक आदमी हमसे कहता है हम अकेले सबको संसाधन देने के लिए तैयार हैं, और आप कहते हैं सरकार कहाँ से देगी? सरकार के पास तो बहुत कुछ है। पूरी दुनिया अगर हमसे रोजगार मांगे तो हम उसको दे देंगे, बशर्ते कि वो रोजगार मांगे। देखो, रोजी मांगना एक अलग बात है, रोटी मांगना एक अलग बात है। There is a difference between employment and income. There is a difference between resource and income. The resource and money, employment and income, अंतर है कुछ। आप अगर एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं तो एम्प्लॉयमेंट तो बहुत सुलभ है, ये नीतिगत विषय है, तो नीतियों की क्या कमी? नीतियां तो आपका नेत्र खुला होना चाहिए। नेत्र अगर आपका फूटा हुआ है तो आपको दिखेगा नहीं, तो आप नीतियां माने रास्ता आप किसी को दिखाएंगे कैसे? कैसे चलें, क्या करें? लेकिन अगर नेत्र खुले हुए हैं तो रास्ते बिल्कुल दिखेंगे। आप रोटी मत मांगो, रोजी मांगो। रोजी मांगो। और एक चीज और बता दें, रोजी नौकरी, दास्ता, गुलामी, स्लेवरी नहीं होती। रोजी रिसोर्स होती है, स्लेवरी नहीं, रिसोर्स। तो इनके अंतराल को समझना होगा आप लोगों को, जो लाखों सालों से आप नहीं समझे, इसीलिए दुख उठा रहे हैं। पूरी दुनिया में रिसोर्स उपलब्ध है, और अनंतता में, प्रचुरता में, अति पर्याप्तता में। केवल पर्याप्तता या सीमित पर्याप्तता नहीं, अतिशय, अतिरेकता में, अतिरेक पर्याप्तता में सुलभ है। हर रिसोर्स सुलभ है, ये चिंता का विषय नहीं, कोई चीज की कमी नहीं। हर व्यक्ति के पीछे लाखों व्यक्ति के बराबर रिसोर्स हैं। लेकिन आप फर्ज कीजिए कि इस हाल में सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कोई एक आदमी गेट पे कुर्सी लगा के बैठ जाए और बाहुबल अथवा शस्त्र बल भी साथ में ले ले, तो अब कहे कि अंदर ठीक है सब लोग बैठ सकते हैं, सैकड़ों कुर्सियां लगी, लेकिन एंट्री मना है। अब क्या करेंगे? लोग कहेंगे भाई हाल में बैठने की जगह का अभाव है, कुर्सियों का अभाव है। नहीं ना, वो तो है सब अंदर। देखो जाओ, एक आदमी गेट पे कुर्सी लगा के गन लेके बैठा हुआ, तो कहता है एंट्री वर्जित।
लोगों ने पूछा क्यों, तो बोला कि वो हाल ही उसी का है। उसका भाई हाल उसका है, उसका कब्जा है उस पर। तो जहां तक कब्जे की बात है तो पूरे ब्रह्मांड पर एक आदमी घोषित कर सकता है और बाकी लोगों को कह सकता है कि तुम सब अब ठहरे किराएदार। ब्रह्मांड का आधिपत्य उसके पास है। तो पूरा अब ब्रह्मांड पूरी असीमता में होगा, तो बहुत बड़ा समुद्र है। एक आदमी उसके किनारे पे बैठ जाए और बंदूक ले ले और कुर्सी लगा ले और कहे समुद्र उसका है। अब जो कुछ भी पानी अगर कहीं बरसेगा भी तो वो समुद्र का ही होगा, इसी से वाष्प बन के उठा है, तो कहीं कोई पानी में हाथ नहीं लगाएगा। अब क्या होगा, आपको लगेगा कि जल का अभाव है और बूंद बूंद आप इसका कीमती है, इसका प्रचार करोगे। पानी की बूंद बूंद बचाओ, पानी की बहुत बड़ी समस्या है ना, समस्या नहीं। वाटर कैन बी सप्लाइड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, एवरीवेयर। सप्लाई, इसकी सप्लाई, इसकी आपूर्ति पृथ्वी के कोने कोने में पहुंचाई जा सकती है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप इवन पेयजल, सर्वत्र आप मीठा जल पहुंचा सकते हैं। ऐसी कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा जल, स्वच्छ जल, पवित्र जल, पेयजल, स्वास्थ्यवर्धक जल सर्वत्र आप पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका अभाव का प्रचार बखूबी किया जाता है। आप टेलीविजन में सुनते हैं 66% पानी है पृथ्वी पर। और आप कहते हैं जल का अभाव, तो ये कौन सा चिंतन है। अब कोई भी पानी पेयजल में बदला जा सकता है। अरे समुद्र का भी पानी पेयजल में परिवर्तित कर रहे हैं लोग, तो प्यासे लोग क्यों मरे। सिंचाई की समस्या है, लोगों को पानी पीने की समस्या है, नहाने धोने की समस्या है, जबकि पानी खत्म भी नहीं होता। पानी ज्यादा ज्यादा वाष्प हो जाएगा गर्मी में, फिर वापस जल हो जाता है। तो आप चाहे जितना पियो, समाप्त नहीं कर सकते आप इसको, ये कहीं ना कहीं रहता है। तो उपभोग करके भी कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपने खत्म कर दिया। नहीं, नेवर एंडिंग इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज नेवर एंडिंग, नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन एनी अदर फॉर्म। यू कैन ट्रांसफॉर्म एनीथिंग बट यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय। और ये विज्ञान कह रहा है, ये मतलब हम इस कोई काल्पनिक बात आपको नहीं बता रहे, ये वैज्ञानिक थ्योरी है। तो आप उपभोग करके किसी चीज को नष्ट भी नहीं कर पाते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं केवल। फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके आप वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं, जैसे कि पानी को बर्फ में और बर्फ को पानी में आप वापस ला सकते हैं, पानी को वाष्प में और वाष्प को फिर से पानी में वापस ला सकते हैं। तो यहां कोई चीज कम कैसे हो सकती है, इसकी प्रचुरता स्वयं सिद्ध है। तो नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड, देयर इज नो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। भौतिक ही संसाधनों क्यों ना हो, वो भी अनंतता में है, अतिरिक्ता में है। तो कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में ब्रह्म तत्व से ही बनी होने के कारण स्वयं भी उन्हीं के गुणधर्म वाली है। भले ही वो ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए इस परिभाषा को प्राप्त होती हो, लेकिन वो है अनंतता में। ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो आप सोचते हैं उसका अंत नहीं। जल आपने गर्म कर दिया तो ट्रांसफॉर्म हो गया, वो वाष्प में, स्टीम में कन्वर्ट कर दिया आपने। फिर आपने उसको ठंडा किया तो वापस पानी में आ जाता है।
इसी तरह से आप उसका टेम्परेचर गिरा देते हैं तो वो जम के बर्फ हो जाता है। आप कहते हैं पानी नष्ट हो गया, पानी खत्म हो गया, पानी की कमी हो गई। नहीं नहीं, उसको आप बर्फ को फिर से टेम्परेचर उसको दो, पानी में फिर पिघल के वो पानी हो जाएगा। तो खात्मा कहाँ होगा? वो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं तो कोई चीज यहां नष्ट नाशमान नहीं है। लोग सोचते हैं नष्ट हो गई, नहीं, नष्ट वस्त नहीं होता, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कोई चीज समाप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इवन मनुष्य भी विलुप्त हो जाएगा, लोग सोचते नहीं नहीं, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सूक्ष्म से स्थूल, स्थूल से सूक्ष्म कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां किसी को इसीलिए हम कहते हैं, ना तो अभाव से आपको दुखी होना है, ना मृत्यु से भयभीत होना है। इस जगत में तुमको कोई डरा के तुमको गुलाम बना लेता है, अरे तुम फालतू डरते हो, जब मौत है नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन ओनली। मृत्यु एक ट्रांसफॉर्मेशन है। जल की मृत्यु हो गई, वो जम के बर्फ हो गई, तो जल की सत्ता बर्फ में बदल गई। अब आपने सोचे कि उसकी मृत्यु नहीं, फिर गर्म कर देंगे तो फिर जल की हलचल आपको मिलेगी। तो इस दुनिया में किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, और कोई अभाव भी नहीं है। तुम्हारा भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुमको मुक्ति मोक्ष का भी जो लोगों ने पाठ पढ़ाया, वो दरअसल रिसोर्सेस अपने पास कैप्चर करना चाहते थे। तो कैप्चर क्यों कर रहे थे? रिसोर्स इसलिए कैप्चर करते हैं वे लोग कि तुम्हारे पास अभाव उत्पन्न हो जाए तो तुम अपने सर्वाइवल के लिए संघर्ष करोगे। सर्वाइवल के लिए जिन चीजों की जरूरत है उनको वो पकड़ लेते हैं, तो तुम उनके पीछे आओगे तो उनको स्लेवरी के अवसर दो। इसलिए वो रिसोर्स पकड़ेंगे। तुम्हारी गलती क्या है कि तुम सत्य को जाने नहीं। सत्य को जानते तो तुम और तुम्हारा भाई आपस में लड़ते नहीं, और लड़ते नहीं तो तुम्हारे रिसोर्स टूटते नहीं। तुम दो भाग में बंटते हो तो एक मालिक बनने की कोशिश कर लेता है जो उसमें दबंग हो जाता है, और दूसरे को गुलाम होना पड़ता है, क्योंकि दोनों समान शक्तिशाली हर समय नहीं रहेंगे। तो जब जो शक्तिशाली हो जाएगा वो मालिक बन जाएगा, और जो कमजोर हो जाएगा वो गुलाम बन जाएगा। इसीलिए कहा गया कि सबल और अबल के बीच में सामाजिकता उत्पन्न कर लो, एक समझौता। सामाजिकता क्या है? एक समझौता है। देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट between one and other। एक से दूसरे के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट पैदा हुआ। क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? कि हम जितना अपने लिए चाहते हैं उतना तुम्हारे लिए भी चाहेंगे, और जितना तुम अपने लिए चाहना उतना हमारे लिए भी चाहना। हम दोनों समुचित हितों के लिए परस्पर सहमत होकर एक सामूहिकता, एक सामाजिकता, एक सामुदायिकता को जन्म देते हैं। कब तक लड़ेंगे आपस में अबल और सबल? कब तक मालिक और गुलाम बनेंगे? ये बात क्यों बता रहे हैं? ताकि आप ये समझ सकें कि रिसोर्स की कमी नहीं है, गरीबी और बेरोजगारी का कारण कुछ और है। हम अकेले पूरी दुनिया को रोजगार देने के लिए तैयार हैं। सरकारें हाथ खड़ी कर रही हैं। क्यों? सरकारें हाथ खड़ी नहीं कर रही, सरकारें असमर्थता बता रही हैं, ताकि आप ये समझ लें कि रिसोर्स सीमित है, जबकि ये असीमित है अनंतता में।
चाहे जितनी जनसंख्या पैदा हो जाए, रिसोर्स कम नहीं होंगे। जब 2 अरब आबादी थी तब से चिल्ला रहे हैं कि जनसंख्या अधिक हो गई, अब 7 अरब आबादी हो गई है, अभी भी समृद्धि ऊपर है तब की तुलना में। अब अधिक समृद्धि बढ़ी दुनिया में, अधिक धन की मात्रा बढ़ी। तो फिर पीछे कैसे कम जनसंख्या में लोग गरीब क्यों, लोग बेरोजगार क्यों? ये सब विचार के विषय हैं। इसीलिए हमने कहा कि वो जो सबल वर्ग है, चाहे वो बौद्धिक रूप से सबल हो, चाहे शारीरिक रूप से सबल हो, चाहे वो आर्थिक रूप से सबल हो, सबलता कैसी भी होती हो उसकी, चाहे शस्त्र के बल से सबल सिद्ध हो रहा, जो कोई भी सबल है, यदि ये सामाजिक कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा, सामाजिक साहमत्य नहीं है तो ये परिस्थिति पैदा होगी। अबल वर्सेस सबल, और सामाजिक सहमति का सिद्धांत संविदा के रूप में उत्पन्न हो जाने पर ये जो अबल और सबल के बीच का संघर्ष है, ये उत्पन्न ही नहीं होता। यदि ये कॉन्ट्रैक्ट स्टे करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो संघर्ष एग्जिस्ट नहीं करेगा, शोषण एग्जिस्ट नहीं करेगा, मालिक गुलाम जैसे रिश्ते, नौकर मालिक जैसे रिश्ते, शाह गुलाम जैसे रिश्ते उत्पन्न नहीं होंगे। अबल को गुलाम होना पड़े और सबल मालिक बनकर उसे गुलाम बनाए, यह परिस्थिति बताती है कि सामाजिक संविदा का अभाव है आपके बीच में। रिसोर्सेस तो हैं, कुर्सियां तो हैं, कर्म तो है, पद तो है, संपदा तो है, लेकिन पात्रता अनुसार कर्म, पद और संपदा का विभाजन नहीं है। न्यायशील रोजगार व्यवस्था इसी सूत्र पर आधारित है कि लोगों में पात्रता अनुसार पद नियुक्ति की व्यवस्था अपनाई जाए, सारे रिसोर्स स्वतः क्रिएट हो जाएंगे। जो जिस कर्म, पद और संपदा के योग्य है, उसको उस कर्म, उस पद और उस संपदा पर प्रतिष्ठा प्रदान की जाए। इसे कहते हैं न्यायशील रोजगार व्यवस्था की नींव। और ये इंप्लीमेंट कैसे होगी, ये व्यवस्था इंप्लीमेंट कैसे होगी, लागू कैसे होगी, इसके लिए सूत्र दिया गया है। एक प्रस्ताव है 111 न्याय प्रस्तावों में से, न्यायधर्म सभा के प्रस्ताव नंबर 24 है अक्षय जीविका कोष, इटर्नल एम्प्लॉयमेंट फंड। इसको यदि स्थापित कर दिया जाता है तो ये पात्रता अनुसार पद नियुक्ति की व्यवस्था लागू करना आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, बिना किसी मारपीट के, बिना किसी छीन झपट के, बिना किसी झगड़ा फसाद के। ये पूरी न्यायशील रोजगार व्यवस्था लागू हो जाती है। किसी से छीनोगे तो किसी को दोगे, ऐसा नहीं, बिना किसी से कुछ छीने सबको सब कुछ देने की सामर्थ्य है एम्प्लॉयमेंट फंड सिस्टम में। और एम्प्लॉयमेंट फंड 2 प्रकार से तैयार होता है। एक होता है जीरो बैलेंस पद्धति और एक होता है राजकोष के चतुर्थांश एम्प्लॉयमेंट बजट। टोटल राजकोष के चतुर्थांश भाग को एम्प्लॉयमेंट बजट माने रोजगार बजट के रूप में अलॉट करके और वो 25% राशि को इसमें डाल दिया जाता है। एक तरीका है। और दूसरा एक तरीका
जो हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा। अगर आप बजट देने के लिए तैयार नहीं है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपना खाने उड़ाने में बिजी हैं, तो चिंता न करें। ये जीरो बैलेंस पद्धति से भी ये सबको एम्प्लॉयमेंट फंड सबके लिए क्रिएट हो जाएगा और उसको प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए एक बैलेंस्ड मॉनेटरी लिक्विडाइजिंग सिस्टम एक होता है, लिक्विडिटी का सिद्धांत है। और वो लिक्विडिटी कैसी होगी? वो संतुलित व्यवस्था पर आधारित होगी। आप उसका एक पूरा अलग से प्रस्ताव है, उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उस सिद्धांत को इसमें लागू किया जाता है और जीरो बैलेंस एम्प्लॉयमेंट फंड में रखा जाता है। और उस जीरो में से प्रत्येक नागरिक को हमने कहा न्यूनतम 1-1 करोड़ रुपए की कैपिटल क्रेडिट प्रदान करी जाती है, न्यूनतम। तो हर नागरिक के पास 1-1 करोड़ रुपए का कैपिटल सभी को सुलभ हो जाता है। और जिसको जब निकालना हो तो उससे संबंधित जितने निकालना है उस 1 करोड़ में से उतने का वो सिक्योरिटी, वहां कोई भी मार्केट वैल्यू वाली चीज का सिक्योरिटी पेपर जमा करता है। कोई चीज नहीं है तो वो परचेज करके और उसका जमा कर सकता है। जमीन मकान कुछ भी परचेज करे, उसका पेपर जमा करे, उससे पे कर दे। तो सिक्योरिटी जमा करके उतना पैसा उससे विड्रॉ होता है। उसका ना कोई ब्याज, ना कोई शुल्क, ना कोई चार्ज, ना कहीं कुछ। आसानी से कैपिटल क्रेडिट सुलभ करा दिए। तो कैपिटल समस्त रिसोर्सेस की रिसोर्स है। आप के पास जमीन, आप भूमिहीन किसान है, आप चिंता मत करें। आप जमीन, अगर दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, पैसा है तो सब जमीनें मिल जाती हैं, पैसा है सब दुकानें मिल जाती हैं, पैसा है सब फैक्ट्री मिल जाती है। ये चिंता का विषय कहां है? इसीलिए कैपिटल क्रेडिट का एक सिद्धांत दिया है न्यायधर्म सभा। न्यायधर्म सभा दे रही है। और इस कैपिटल क्रेडिट के सिद्धांत से प्रत्येक आदमी को, यदि न्यायधर्म सभा सत्ता में आती है तो ये प्रत्येक नागरिक को 1-1 करोड़ रुपए की कैपिटल क्रेडिट तत्काल प्रदान करेगी। और जिसको जो भी रोजगार करना है आप कीजिए, आंख बंद करके कीजिए, बिना किसी तनाव के कीजिए। और यदि आप 1 करोड़ रुपए तक उससे एम्प्लॉयमेंट के लिए अपने कैपिटल क्रेडिट अपनी विड्रा करते हैं, विड्रा करके और उसकी किस्तें बना के बाकायदा आप चुका देते हैं अपना बिजनेस करते हुए कमा के, तो आपकी पूर्ण चुकता होने पर यह राशि आपकी कैपिटल क्रेडिट, उसमें नियम यह है कि दुगनी कर दी जाएगी। अब आपकी कैपिटल क्रेडिट 2 करोड़ हो जाएगी, बाकी लोगों की 1 करोड़ रहेगी। वो भी जब ऐसा कर देंगे तो उनका भी डबल हो जाएगा, अन्य लोग। इसी तरह से यदि आप 2 करोड़ रुपए का वापस लेके और कोई फैक्ट्री लगा के और अपना चला के या कुछ भी बिजनेस करके चला के और उसका अपनी कमाई से उसकी किस्तें चुका देते हैं, तो आपकी कैपिटल क्रेडिट 4 करोड़ हो जाएगी। ये इसलिए ये नियम दिया गया और ये अनंतता में है। ये हजारों करोड़ तक आप अपनी प्रतिभा के बल पे जा सकते हैं। और किसी को भी किसी से पैसा उधार लेने, बैंक से उधार लेके और फिर फरार होने की और भागने की कहीं कोई जरूरत नहीं। एम्प्लॉयमेंट फंड जाइए, बैंक मत जाइए। एम्प्लॉयमेंट फंड विल बी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो भी न्यायशील सरकार हो, जहां कहीं की भी, वो इसे स्थापित कर सकती है। ये हमने सभी सरकारों को दे रखा है इसका प्रस्ताव। ये सरल है। ऐसे चिंता ना करें, कोई मुद्रास्फीति और संकुचन का कोई अर्थशास्त्री न दिमाग चलाए इसमें, नहीं तो टेंशन में पड़ जाएगा, मुद्रा स्फीति हो जाएगी ना। तुमको स्फीति और संकुचन का दरअसल बोध ही नहीं, तुमको कुछ और ही पढ़ा दिया अर्थशास्त्र में। इससे ना स्फीति होगी ना संकुचन, तो वो टेंशन का विषय नहीं। कोई सोचेगा 1-1 करोड़ दे दिए तो मुद्रा स्फीति हो जाएगी। मुद्रा स्फीति कैसे हो जाएगी? मुद्रा स्फीति बाजार में तब होती है जब आप कोई चीज मार्केट में संपत्ति उतनी नहीं है और आपने मुद्रा जारी कर दी है। और ये तो सिक्योरिटी बेस्ड है।
तो मार्केट वैल्यू के नीचे ही आपको कह रही है, परमिट कर रही है, ऊपर कहां कह रही है? आपकी 10 लाख की कोई संपत्ति है, उसका पेपर है आपके पास, आप 10 लाख रुपए तक ले लीजिए, उसका पेपर वहां रखिए और ले जाइए कैपिटल क्रेडिट अपनी। तो ये कैपिटल क्रेडिट का सिद्धांत एक दे दे। कैपिटल माने होता है रोजगार के लिए पूंजी। अब पूंजी से सब हो जाता है। कृषि क्षेत्र में भी सब पूंजी से आ जाता है। पूंजी से ट्रैक्टर आ जाएगा, पूंजी से जमीन आ जाएगी, पूंजी से पंप लग जाएगा, पूंजी से थ्रेसर आ जाएगा, पूंजी से क्या नहीं हो जाएगा? आप बताइए ना, आपको कृषि क्षेत्र में क्या नहीं हो जाएगा? इफ देयर इज मनी, मनी कैन परचेज एवरीथिंग। दूसरी बात, अब वाणिज्यिक क्षेत्र में आइए, एग्रीकल्चरल से अब कमर्शियल फील्ड में आइए। वहां क्या पूंजी की भूमिका आपको दिख नहीं रही? आप व्यापार करना चाहते हैं, किराने की दुकान खोलना चाहते हैं, कपड़े की दुकान खोलना चाहते हैं, चाट पकौड़ी की दुकान खोलना, क्या खोलना चाहते हैं आप? खोलने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? उसी का नाम है कैपिटल। एंड द कैपिटल क्रेडिट इज बीइंग एडवांस टू एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। देन कहां रही बेरोजगारी? लेकिन ये कब होगा? जब ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सोशलिटी इज एग्जिस्टिंग among the people. If the contract अगर आपके बीच में परस्पर समाधिकारिता, समान हितों के लिए सहमत व्यक्तियों का समूह ही समाज है, कि तुमको भी कैपिटल क्रेडिट मिल जाएगी, हमको मिल जाएगी, दोनों सहमत? बोले हाँ सहमत। इसमें तकलीफ की क्या बात है? तुम अपना बिजनेस करो, अपना बिजनेस करो। तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि तुम बिजनेस करो और ये ना कर पाए? ये कौन सी पॉलिसी है? अरे दूसरा बिजनेस करो, कोई जरूरी है कि करो। एक किराने की दुकान खोलता था, तुम जाके अपना चाय पकौड़ी की दुकान खोलो, होटल खोल लो, कपड़े की दुकान खोल लो, चप्पल जूते बेचने की दुकान खोल लो, या बनाने के लिए उद्योग लगा लो, कुछ भी करो और नया नया बुद्धि से प्लान करो, क्या कर सकते हो वो लगा लो। कैपिटल इज देयर। एम्प्लॉयमेंट फंड दो तरीके से ऐसे बन जाएगा। एक काहे के लिए? हमने कहा न्यायशील रोजगार व्यवस्था को लागू करने के लिए। आप पूछेंगे इतना कहां से लाएंगे आप पैसा? तो this question, your question has a good answer. क्या? Employment fund is there. Employment fund can establish this justifiable employment system. न्यायशील रोजगार व्यवस्था को लागू कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट फंड में दो चीजें हमने कहा, दो बातें बताई। एक तो 25% आप राजकोष का बजट इसमें अलॉट करिए रोजगार के लिए। 4 ही सरकार की सेवाएं, जनता के लिए 4 सेवाएं सरकार रन करती है: शिक्षा, रोजगार, सुविधा, संरक्षण। 4 ही है, चारों समान रूप से महत्वपूर्ण है। चारों पर 25% बजट न्यायशील बजट होता है, जो कि दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों? दुनिया की कोई सरकार न्यायशील नहीं। तो धोखा सब दे रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट गायब है। अबल और सबल के बीच का ये कॉन्ट्रैक्ट गायब है। बड़े भाई छोटे भाई के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट गायब है। इधर का पड़ोसी और उधर के पड़ोसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट गायब है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक सहमति पत्र मांगता है। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ए कंसेंट लेटर। क्या कंसेंट? कौन सी सहमति? कि हम अपना हित आपके समान स्वीकार करते हैं। हम अगर मकान बनाएंगे तो आपको भी मकान बनाने देंगे। हम अगर आप मकान बनाएंगे तो हम भी मकान बनाने की आप हमको सहमति देना। आपका बच्चा शिक्षा पाएगा तो हमारे बच्चे को भी शिक्षा आप पाने देंगे। हमारा बच्चा शिक्षा पाएगा तो हम आपके बच्चे को शिक्षा पाने देंगे।
हमारे घर को रोजगार मिलेगा तो हम आपके घर को रोजगार पाने देंगे, आपके घर को रोजगार मिलेगा तो हम अपने घर के रोजगार के लिए आपसे सहमति मांगेंगे। आप सहमत हैं, साइन करिए। सोशलिटी के लिए सहमत लोगों का, जो कोई भी आप लोगों में से जो ऐसे सहमत हों, ये सहमति पत्र हमारे पास भेज दें। आप सभी फेसबुक लाइव जो भी लोग सुन रहे हैं, ये सहमति पत्र हमारे पास भेज सकते हैं सोशलिटी का। अबल और सबल दोनों के बीच, छोटा भाई और बड़ा भाई, स्त्री अबल है पुरुष सबल है, तो स्त्री और पुरुष के बीच क्या ख्याल है? ईसाई और मुस्लिम, मुस्लिम अगर अबल है तो ईसाई सबल है, तो इन दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट लिख के हमको भेज सकते हैं। क्या कि हम दोनों, दो संप्रदाय भी दो व्यक्ति होते हैं, वो उनकी भी सहमति ली जा सकती है। दो संस्थाएं, दो समूह, दो व्यक्ति, दो परिवार, कोई भी, जहां भी दो पक्षीयता है वहां पे उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड, कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड, ए कंसेंट लेटर इज रिक्वायर्ड। परस्पर समान हितों के लिए सहमत व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं। ये समाज की परिभाषा ठीक से सभी लोग नोट कर लें, याद कर लें। इसके अतिरिक्त कोई समाज की परिभाषा होती भी नहीं, ध्यान रखें। कोई सभी समाजशास्त्र से हट के कहीं लिखे हो तो समाजशास्त्र वो किताब को ही माचिस लगा के बाहर फेंक दो या कूड़े में फेंक दो, उसकी कोई जरूरत भी नहीं। क्यों? तुम जंगल में ही रहोगे, समाज में नहीं। फिर इफ दिस कॉन्ट्रैक्ट डजंट एग्जिस्ट तो आप समाज नहीं, जंगल में रहेंगे। यदि ये कॉन्ट्रैक्ट आपके बीच, अबल सबल के बीच अनुपस्थित है, छोटे भाई बड़े भाई के बीच अनुपस्थित है, स्त्री और पुरुष के बीच अनुपस्थित है, एक बड़े संप्रदाय छोटे संप्रदाय के बीच अनुपस्थित है, एक छोटे क्षेत्र बड़े क्षेत्र, छोटे देश बड़े देश, छोटा व्यक्ति बड़ा व्यक्ति के बीच अगर ये अनुपस्थित है, कंसेंट लेटर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? सोशलिटी पैदा नहीं होगी, सामाजिकता पैदा नहीं होगी, न्यायशीलता पैदा नहीं होगी, न्यायालय पैदा नहीं होंगे। पैदा होंगे तो पाखंड होंगे कि आप कश्मीर पर चर्चा, आप न्यायालय जाने से डरेंगे। तर्क से नहीं, तलवार से फैसला करेंगे। तर्क से नहीं, तीर से फैसले करेंगे। तर्क से नहीं, आप तांडव नर्तन से फैसले करेंगे। आप कोर्ट बनाएंगे लेकिन कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। राम मंदिर का विवाद है तो आप उसका फैसला कोर्ट से नहीं करेंगे, आप उसे तर्क से नहीं होने देंगे। कोर्ट में तर्क होते हैं, साक्ष्य चाहिए, प्रमाण चाहिए, किसका कैसे हित उसमें किसका है, ये तर्क से सिद्ध होगा, प्रमाण से सिद्ध होगा। तो होने दीजिए ना, सही बात सामने खुलने दीजिए। कोर्ट ने खुलवाया, कहा खोदो नीचे, सच में मंदिर था क्या भाई? तोड़ के बनाया है मस्जिद। खुदाई हुई तो पता चला वहां, अच्छा खुदाई में केवल अकेले इन्हीं ने नहीं, पहले बौद्धों ने तोड़ा था, बौद्ध मूर्तियां निकलने लगी, फिर नीचे उसमें राम मंदिर निकला। पहले बौद्धों ने वहां कब्जा किया, साकेत नाम से उस पर कब्जा किया, फिर मुगलों ने उस पर कब्जा किया। जो जो आता गया वो बेचारे वो अपना राम मंदिर बनाने में जुटे रहे और ये लाइन से तोड़ते रहे। जो जो आक्रामक लोग आए वो सब उसे तोड़ते गए और अपना जोड़ते गए, उनका तोड़ते गए, ये अपना जोड़ते गए। ये सभी जगह होता रहेगा। आप कहां तक ही जोड़ तोड़ क्यों कर रहे हो? अरे अबल सबल के बीच में, जब तुम सबल रहे, तुम्हारा राज्य में कोई बैठ गया तो उसने सब कमजोरों का सब कुछ तोड़ डाला। हाँ, और जब अब हिंदू सत्ता में आएगा तो हिंदू कह रहा, अब वो डंडल ये घूम रहा है, कह रहा वो चारों तरफ जो है वो किसी से कुछ नहीं पूछेगा। तो जब अबल और सबल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट पैदा करोगे कि नहीं?
राजा प्रजा के बीच में कॉन्ट्रैक्ट पैदा करोगे कि नहीं? प्रजा अबल है, राजा सबल है, फिर कॉन्ट्रैक्ट तो पैदा करो कि राज्य में जो बैठा है और राज्य से जो बाहर है वो दोनों व्यक्तियों के बीच एक कंसेंट लेटर चाहिए। कौन सा? कि तुम्हारे और हमारे दोनों के समाज में हित समान रहेंगे। ठीक है? बोले हाँ ठीक है। अब सहमत हो, चलो रहें साथ में समाज बना के? बोले हाँ चलो रहें। जंगल जैसा रहने की जरूरत नहीं, जंगल में हर आदमी को खतरा है। आज भी जो सबल वर्ग है वो सिक्योरिटी में क्यों चल रहा है? तुम जब सबल हो तब भी डर रहे हो। क्यों? छोटी मछलियां मिलकर कहीं बड़ी शार्क को निपटा ना दे। हो हाँ, शार्क मछली चारों तरफ से हथियार गोला बारूद ढूंढ रही। अरे तुम सबल होकर भी हथियार, हर सबल व्यक्ति चारों तरफ से हथियारों, तोपों, तलवारों से लैस होकर चल रहा है। क्यों? तत्कालिक रूप से तो तुम उसको हरा देते हो, लेकिन सोचते हो कहीं एकजुट ना हो जाए, तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाते हो ताकि जुटने ना पाए, और साथ में अपना गोला बारूद बनाते हो, परमाणु बम बनाते हो। तो देखो ये सब क्या चल रहा है। आपका समाज है जंगल, सोच के बताना सब लोग। अबल सबल के बीच कोई सामाजिकता है? अबला सबला के बीच कोई सामाजिकता है? छोटे बड़े के बीच कोई सामाजिकता है? बलहीन बलवान के बीच कोई सामाजिकता है? अरे सामाजिकता इसी को तो कहते हैं कि तुम जो है अपने पड़ोस से बगल वाले को गुजरने दोगे, वरना तुम बड़ी गाड़ी लेके चलोगे तो छोटी मोटी गाड़ियों को सड़क पे चलने नहीं दोगे। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करोगे तो फिर तो सड़क पे चलना मुश्किल हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि क्या समस्या फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के अभाव में पैदा हुई है, गरीबी और बेरोजगारी की? हाँ, और गरीबी भी डायरेक्ट नहीं है। गरीबी डायरेक्ट नहीं है। आप सोचते हैं कि गरीबी डायरेक्ट, नहीं, गरीबी डायरेक्ट नहीं है। उसकी गरीबी केवल डायरेक्ट हो सकती है जो कर्महीन है। लेकिन अगर कर्मवान कोई गरीब दिखाई दे तो कॉन्ट्रैक्ट का अभाव है। कर्म करते हुए भी गरीब है। गरीब क्यों? और कर्म करते हुए गरीब है, इसका मतलब ये गुलाम होगा, नौकरी.com से आया होगा। आप लोग बताते हैं कि आपकी नौकरी लग गई और मिठाई बांटते हैं। हद हो गई, तुम कितने बेसुरे हो गए हो। तुम्हारी नौकरी लगती है और तुम मिठाई बांटते हो, खुश होते हो, माँ बाप भी खुश होते हैं दूसरे को मिठाई। हमारे लड़के की नौकरी लग गई, नौकर हो गया है, गुलाम हो गया है। देखो टाटा में नौकरी लग गई, बिरला में नौकरी लग गई, नहीं, नौकर हो गया। मालिक बनता तो मिठाई खाने की बात थी कि टाटा में मालिक बन गया, बिरला में मालिक बन गया। ऐसा सुना कभी आपने? हाँ, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं उसे मालिक बना रहे हैं। हमारे पास जो आदमी आता है उसको मालिक बना देते हैं। चलो तुम मालिक आज से। तो नौकरी.com से आते हैं। अब तो हमको एक मालिक.com बनाना पड़ेगा, साइट लगता है नहीं क्या, और मालिक बनो। तो मालिक बनाओ भैया, गुलाम नहीं। फैक्ट्री की मिल्कियत टाटा क्यों नहीं देता? जिनको बुलाते हो तो तुम पैसा लगाए तो तुम मालिक बन गए, उसने श्रम लगाया तो मालिक नहीं बना, जबकि श्रम का इनकैशमेंट ही धन है, श्रम का रूपांतरण ही धन है। तो श्रम ही लगा, एक ही बात। तो श्रम लगाने वाला मालिक क्यों नहीं होगा? केवल पूंजी लगाने वाला मालिक बनेगा। कुछ अटपटा नहीं है। सोचो 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 विचारो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, ये संविदा भंग तो नहीं हो रही है यहां कहीं? कौन सी संविदा?
सामाजिक संविधान, सोशलिटी, नेशनलिटी, नेशनलिटी के हम अपना संविधान आत्मार्पित करते हैं, हम भारत के लोग, कोई लोग नहीं, कुछ गुलाम कुछ मालिक, कौन भारत के लोग, फिर तो डेमोक्रेसी। तुम कोई आज तक भी कोई विधेयक जनता के लोग पारित किए, कोई भी कानून खारिज करने की औकात है तुम्हारी? नहीं ना। चले आए मुंह उठा के, अब बोले हम मालिक हैं और सरकार हमारी नौकर है, अन्ना हजारे बोले। कई आजकल समाज सेवी जो है कैसे कैसे बातें बोलते हैं, वो उनको नौकर बताते हैं और अपने को मालिक बताते हैं। जनता मालिक है, लोकशाही है। अब कहां लोकशाही, कहां है? न लोकशाही है न लोकचाही है। लोग के चाहने से कुछ नहीं हो रहा, न चाहने से कुछ हो रहा, न चाहने से कुछ हो रहा। तुम साहब बने घूमते रहो, हाँ? पट्टा तो बांध रखा है उसने गले में, अपने को शाह समझ रहे। कोई जज के निर्णय को खारिज करके बता दो, सीधे जेल हो जाएगी। अब कहते हो मालिक तुम हो, लो भैया, तुम्हारे न चाहते हुए भी सरदार भगत सिंह को फांसी दे दी गई, तुम कुछ ना कर पाए। बोले तब लोकतंत्र था, तो आज कौन सा तंत्र है? आज भी निर्दोष आदमी को फांसी दिया जा रहा है और दुष्ट घूम रहे हैं। आप रोकना चाहते, रोक नहीं पा रहे। अब बताइए, कुछ अद्भुत नहीं है? तो ये आपकी न शाही चल रही है न चाही चल रही है, इसलिए आप हैं गुलाम। तो गुलाम से मालिक बनो। अब नौकरी.com से मालिक.com की ओर मुड़ो और रिसोर्स वाले बनो। कहो कि हमको रोटी नहीं रोजी दो, हमको नौकरी नहीं, हमको संसाधन दो, धन नहीं साधन दो। जब ये कभी कोई सीरियल राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम पे बना, उसमें एक वो आया वीडियो क्लिप कि वो कुछ लोग आए, उन्होंने कहा हम लोग बहुत गरीब है, हमारे यहाँ चूल्हा नहीं, जितना भूखों मर रहे हैं। राजा ने दयालुता दिखाई, कहा चूल्हा जलेगा। बोले कैसे जलेगा, धन कहाँ से आएगा? बोला धन हम देंगे। थोड़ी देर में तेनालीराम खड़ा हुआ, बोला महाराज इन्हें धन नहीं, इन्हें ऋण प्रदान करें, इन्हें क्रेडिट प्रदान करें। हाँ, क्रेडिट माने साख उधार दें इन्हें, माने इन्हें कैपिटल दें, माने इन्हें संसाधन दें, माने इन्हें रोजगार दें। इनकम नहीं, रोजगार, रोटी नहीं रोजी दें, धन नहीं साधन दें। क्या कहा उसने? पहले तो लोग चौंके कि अरे राजा बड़ा दयालु है। नहीं, राजा चालाक है, उसको हमेशा गरीब रखेगा और रोजगार दे देगा तो उसे गरीबी हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो रोजी चाहो, रोटी नहीं, साधन चाहो, धन नहीं। तुमको हर गुलाम बनाने वाला रोटी देगा, कपड़ा देगा, मकान देगा, 12,000 का टॉयलेट देगा, 1,20,000 का मकान देगा, तुमको मिड डे मील देगा, तुमको स्कूल में शिक्षा नहीं देगा, तुमको शिक्षा का फीस देगा, तुमको रोजगार नहीं देगा, तुमको कहेगा राशन ले लो, तुमको राशन कार्ड देगा, रोजगार कार्ड नहीं देगा, साधन कार्ड नहीं देगा। राशन और साधन में क्या अंतर है? कैन यू एक्सप्लेन इट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राशन एंड साधन? रोटी एंड रोजी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सीधे इनकम
या एम्प्लॉयमेंट? क्या चाहिए, नौकरी या रिसोर्स? क्या पसंद करोगे? बोले नहीं नौकरी चाहिए। नहीं ना, नौकरी मत मांगो। हमेशा ध्यान रखो, तुम वेतन नहीं, अगर सरकारी पद पर भी जाते हो तो नौकरी नहीं करते हो। तुम नौकरी नहीं करने जाते हो, तुम जनता की सेवा के लिए जाते हो। जनता के नौकर नहीं होते हो तुम। सेवा माने होता तुम पालक हो उनके, तुम राष्ट्रपालक हो, तुम राज्यपाल हो, तुम लोकपाल हो, तुम जनपाल हो। तुम नौकर थोड़ी हो। जो तुम्हें पालता पोसता नौकर होता है कि तुम्हारा माँ बाप होता है? हाँ, पालक पोषक को क्या कहते हैं? नौकर। तो फिर माता पिता सबके नौकर हैं? नहीं नहीं, गलत बात। तो बड़े आदर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं नौकरी में और रोजगार में अंतर है। तो नौकरी मत मांगो। अभी देखो चुनाव में, अभी देखो पीछे बिहार में चुनाव हो रहे थे, बोले 10 लाख नौकरी देंगे, रोजगार, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। बोले शिक्षा में क्या दोगे? वो पैसा। तो रोजगार में क्या दोगे? बोले 10 लाख नौकरी देंगे। पहले कोई एक सत्ता में आने के लिए ऐसे लालाई थे, बोले 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ को रोजगार देंगे नहीं, 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ लोगों को रिसोर्स दो, नौकरी नहीं। एम्प्लॉयमेंट दो, नौकरी नहीं। स्लेवरी नहीं, स्लेवरी माने नौकरी, नौकरी माने स्लेवरी, गुलामी। तो वो आपको नौकरी देंगे, वो आपको महात्मा गांधी रोजगार योजना देंगे, उसमें पैसा देंगे, धन देंगे, साधन नहीं। घुमा फिरा के आपको वो धन देंगे, साधन नहीं, धन देंगे, साधन नहीं, रोटी देंगे, एमडीएम, मिड डे मील। राशन कार्ड लिए खड़े हो, गेहूं ले लो, चावल ले लो, चीनी ले लो, कोटे का तेल ले लो, खाना बनाने के लिए गैस भी ले लो। ये सब क्यों देते हैं? सबल तुमको पालता है। कैसे? जैसे गुलाम कुत्ता पालते लोग। वाला पालक नहीं, पालक नहीं, कसाई बकरी पालता है। इसे क्या कहोगे? ये माता पिता वाला है पालन। कौन सा पालन है? ये डाउटफुल है। पालन है ये घालन है। ये पालता है कि घालता है, समझ लो। ये घातक है भैया। इधर हरी हरी शाखाएं दिखाता है, इधर धार लगाता रहता है गणासे में। अब आप सोच लें कौन सा पसंद है। तो सावधान रहें। एम्प्लॉयमेंट सबके लिए सहज है, सहज उपलब्ध कराया जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट कोई समस्या नहीं है, गरीबी कोई समस्या नहीं है। दरअसल बेरोजगार हो इसीलिए गरीब हो, और अगर तुमको रोजगार दे दिया जाए फिर तुम गरीब रहोगे तो तुम किसी को बुरा भला नहीं बोलोगे। तुम कहोगे कि रोजगार तो है हमारे पास, 5 एकड़ जमीन है, कृषि भूमि उपलब्ध है हर किसान के पास। अब वो नहीं उसमें जा रहा खेती करने, नहीं उसमें पेड़ उगा रहा, नहीं पपीते लगा रहा, नहीं गेहूं उगा रहा, नहीं चावल उगा रहा, नहीं गाय पाल रहा उसमें, नहीं दूध निकाल रहा, तो कहेगा तो हम ही नहीं करते, हम तो इसलिए गरीब है, तो हमारे पास तो साधन तो है। किसी आदमी को आपने वैतनिक सेवा दे दी, राजकोष का मालिक वो हो गया, लेकिन अब वो ड्यूटी नहीं जा रहा, तो उतने दिन का उसका कट जाता है रेम्युनरेशन या ऑनरेरियम। तो वो अपनी गरीबी के लिए दूसरे को दोष नहीं दे, वो कहेगा वो तो मैं खुद ही नहीं जाता। रिसोर्स दे दो, गरीबी का रोना कोई नहीं रहेगा। फिर कहेगा नहीं हम गरीब तो जब चाहे तब सब ठीक, हमारे पास तो है। तो गरीबी उन्मूलन नहीं, रोजगार सृजन, रोजगार विसर्जन भी नहीं, वितरण। सृजित तो सब है ही, दे नहीं रहे हो।
एम्प्लॉयमेंट फंड खोल नहीं रहे हो, तुम चालाक हो। जब वो जीरो बैलेंस पे खुलता है, एम्प्लॉयमेंट फंड का जो अकाउंट होगा वो जीरो बैलेंस पे रहेगा। और जीरो बैलेंस में आप रिसोर्स, आपने 10 लाख रुपए के लिए अप्लाई किया, 10 लाख की उसने सिक्योरिटी मांगी, 10 लाख रुपए आपको दिया और 10 लाख रुपए अपना इधर उधर डेबिट इधर क्रेडिट, दोनों बराबर कर दिया। तो डेबिट वर्सेस क्रेडिट इज इक्वल टू जीरो, और 10 लाख रुपए आपको कैपिटल फंड मिल गया। कैसा रहा? इक्वल्स टू जीरो अभी भी है। एम्प्लॉयमेंट फंड को कोई तकलीफ नहीं, तुम 1 करोड़ का पेपर लेके आए, 1 करोड़ रुपए उसने खा ले, जाओ तुमको क्रेडिट दिया हो 1 करोड़ रुपए के पेपर को इधर सिक्योरिटी में दर्ज कर लिया, तो उसका डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया। और डेबिट क्रेडिट अगर बराबर है तो आपका झगड़ा कहां है? 2 कॉलम होते हैं अकाउंट में, डेबिट वर्सेस क्रेडिट। इफ डेबिट इक्वल्स क्रेडिट then the balance is zero. The zero will exist always in the employment fund. तो वहां बहुत बड़ा जीरो लिखा रहेगा केवल फंड के अंदर, और जीरो से सारे लेन देन वो कर देगा। अरे जयकारा बोलो। ये तो बहुत सरल है सब। एक बार एनडीएस अगर किसी एक भी स्टेट में भी कहीं सत्ता में आ गई, हमेशा हमेशा के लिए गरीबी समाप्त हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए बेरोजगारी समाप्त। ये पॉलिसी मैटर्स एंड 111 पॉलिसीज हैव बीन इशूड बाय अस। न्यायधर्म सभा उन 111 प्रस्तावों के लिए एक पार्टी के रूप में उतार दी गई, पार्टी लेस पार्टी। इस पार्टी के उतरने पर हमेशा हमेशा के लिए सारी पार्टियां समाप्त हो जाएंगी। और ये चाहे 100 साल बाद सत्ता में आएगी। अब भैया ये 10 साल में भी आ सकती है, तो इतना लंबा मत सोचना ज्यादा, नहीं तो निश्चिंत हो जाओ सब दूसरे पार्टी के लोग। हाँ? ये तो सत्ता में आएगी, और केवल यही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड सत्ता में आएगी। क्यों? पूरी दुनिया के लोग हमारी बात मानेंगे, अब पूरी दुनिया में अपने अपने देश में वो इसी नाम से पार्टी बना लेंगे, एनडीएस जिंदाबाद। हमको जाना जरूरी नहीं, वहां के लोग ही, वहां के स्थानीय लोग ही हमारे 111 प्रस्तावों पर पार्टी बना लेंगे। और आप देखेंगे, ये आपको ये पार्टी पाकिस्तान में मिलेगी, श्रीलंका में मिलेगी, नेपाल में मिलेगी, भूटान में मिलेगी, बर्मा में मिलेगी। कोई कंट्री ऐसा नहीं है जो इन 111 प्रस्तावों से बच सके। कब तक झूठ बोलोगे, कब तक बेईमानी करोगे? पब्लिक मछली नहीं है, ये मनुष्य है। मनुष्य के पास मनस्तत्व होता है, ये मनोबुद्धि जो है सब समझती है सही और गलत। आप इसके साथ ब्लफिंग तभी तक कर सकते हो जब तक इसको ओरिजिनल हीरा ना मिल जाए। मिल जाएगा तो हंसेगी, तुम कुछ बोलो, आप करो प्रवचन, वैसा मुस्कुराएगा, उसकी एक मुस्कुराहट ही तुम्हारे घंटे भर के प्रवचन को नष्ट कर देगी। बड़े बड़े नेताओं, तुम्हारे जुल्मों सितम का अंत निकट है, तुम्हारी बदमाशियों का साम्राज्य समाप्त होने वाला है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट की जो न्यायशील व्यवस्था है, इस पर अगला एपिसोड समय रहने पर फिर से रखेंगे। अभी थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया आपको, बहुत कुछ इस पर आपको बताने की जरूरत है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन ही, जो इंट्रोडक्टरी ये लेक्चर जो 1 घंटे का ये है, आपसे जो बातचीत हुई, ये सभी जो लोग लाइव हैं, अगले एपिसोड में, अगले संडे को, अगले रविवार को पुनः हम लोग इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे। और ये एक बहुत बड़ा विषय है एक्चुअली, इस पर हम लोग, हो सकता है कई एपिसोड इस पर बोलना पड़े, तो इसको इतना हल्का भी मत लो। एक्चुअली यही मौलिक समस्या है, इसलिए इसको निपटाना जरूरी है ठीक से। तो आज सभी लोग जो उपस्थित रहे और सुना, उन सभी को बहुत सारा धन्यवाद। और आगामी
एपिसोड के लिए सबका स्वागत। 8 से 9 के बीच में सब लोग उपस्थित हो जाया करें और लोगों को इसे डट के शेयर करें, पूरी दुनिया में पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं, घर घर तक पहुंचाएं, सभी तक पहुंचाएं, अच्छे तक पहुंचाएं, बुरे तक भी पहुंचाएं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी तक पहुंचाते रहें। सभी को न्याय की जरूरत है, अच्छा हो तो भी, बुरा हो तो भी। न्याय के बिना सर्वाइवल किसी का नहीं है। जंगल राज जो जाना चाहेंगे उनकी संख्या 1 से 5% होती है, तो 95% तक तो पहुंचाते ही रहें। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम समाप्त किया जाता है। समय अधिक हो रहा है, तो आप सभी को अलविदा।